गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। छायावाद का आधार स्तंभ, छायावाद के 3 आधार स्तंभ थे, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 3 छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनमें से एक है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम था गोसाई दत्त। मूल नाम इनका गोसाई दत्त था। इनका जन्म होता है 1900 ईस्वी में कौसानी जिला अल्मोड़ा, वर्तमान में उत्तराखंड। कौसानी जिला अल्मोड़ा और वर्तमान में उत्तराखंड, स्टेट का नाम है उत्तराखंड। उत्तरांचल पहले उसका नाम उत्तरांचल था, अब उसका नाम उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु होती है 1977 में। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा किरण, स्वर्ण धुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इन्हें अनेक सम्मान मिले। साहित्य के अंदर इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है शंकर कुरूप को। और हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है सुमित्रानंदन पंत को। जब से ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुए हैं तो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है जयशंकर कुरूप। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार, फर्स्ट ज्ञानपीठ प्राइज मिलता है जयशंकर कुरूप को। लेकिन हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है सुमित्रानंदन पंत को। किनको? सुमित्रानंदन पंत को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है सुमित्रानंदन पंत को। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिलता है सुमित्रानंदन पंत को। और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी दिया जाता है। पद्म भूषण प्राइज भी भारत सरकार के द्वारा इन्हें दिया जाता है। 4 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इनमें से पद्म भूषण पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को दिया जाता है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को इनकी कौन सी कृति के ऊपर मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को उनकी कौन सी रचना के ऊपर मिला? उस रचना का क्या नाम है? उस रचना का नाम है चिदंबरा। चिदंबरा के ऊपर सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पे। कला और बूढ़ा चांद पे सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। और तीसरा पुरस्कार है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। यह इनको मिलता है, इनकी रचना है लोकायतन। लोकायतन नाम की रचना पर सुमित्रानंदन पंत को मिलता है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है लोकायतन। लोकायतन नाम की रचना है, उस पर मिलता है इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। चितेरे यानी प्रकृति के चितेरे, यानी कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का ही चित्रण करते हैं, प्रकृति के बारे में ही रचना लिखते हैं। प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम सुमित्रानंदन पंत ने ही किया। हिंदी विषय के अंदर प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम सुमित्रानंदन पंत ने किया। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। उनकी जो कविताएं हैं वो प्रकृति और मनुष्य के बीच में
जो संबंध बनते हैं उन अंतरंग संबंधों का क्या है, एक दस्तावेज है, कच्चा चिट्ठा है। दस्तावेज यानी कच्चा चिट्ठा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होते हैं और प्रभावित होने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं और स्वतंत्र लेखन करने लग जाते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1919 ईस्वी के अंदर। कब शुरू होता है? 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद में असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1919 के अंदर। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्ष धर रहा है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार यानी प्रकृति के चितेरे कवि जो सुमित्रानंदन पंत हैं, उनका मिजाज है वो कविता में हमेशा बदलाव के पक्ष में रहा है, हमेशा बदलाव चाहता रहा है। शुरुआती दौर में छायावादी कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा है। आकृष्ट यानी अपनी ओर खींच रहा है। पल पल परिवर्तित प्रकृति का वेश यानी प्रकृति है जो पल पल में परिवर्तित हो रही है। परिवर्तन कर जो प्रकृति के अंदर परिवर्तन हो रहा है वो इन्हें पल पल में अपनी ओर खींचता ला रहा है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा है। बाद में चलकर प्रगतिशील दौर में ताज और वे आंखें नाम से कविताएं लिखी। प्रगतिशील दौर, जब प्रगतिशील दौर आता है, छायावाद के बाद में प्रगतिशील दौर आता है, तो उस दौर के अंदर वे ताज और वे आंखें नाम से कविताएं लिखते हैं। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते हैं। अरविंद, महर्षि अरविंद का मानववाद। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते हैं। महर्षि अरविंद, उनका दर्शन था मानववाद और उससे सुमित्रानंदन पंत बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उससे प्रभावित होने के बाद में मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां लिखते हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। इन्होंने रूपाब नाम की पत्रिका का भी संपादन किया है जो प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। किसके अंदर? रूपाब नाम की पत्रिका के अंदर। और ये रूपाब नाम की पत्रिका सुमित्रानंदन पंत निकालते हैं 1938 के अंदर। 1938 ईस्वी के अंदर सुमित्रानंदन पंत रूपाब नाम की पत्रिका निकाल देते हैं, जिसके अंदर प्रगतिशील साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता है। पंत जी भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। जो सुमित्रानंदन पंत है वो अपनी भाषा के प्रति बहुत ज्यादा सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा यानी बिंबात्मक भाषा की संज्ञा देते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली के विवाद में उन्होंने खड़ी बोली का पक्ष लिया है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दो भाषाएं हैं, ब्रज भाषा और खड़ी बोली भाषा। इन दोनों के अंदर जब विवाद होता है तो सुमित्रानंदन पंत खड़ी बोली का पक्ष लेते हैं। खड़ी बोली का पक्ष लिया और उन्होंने पल्लव की भूमिका में विस्तार से खड़ी बोली का समर्थन किया। जो इनकी रचना है पल्लव, उस पल्लव रचना के अंदर इन्होंने खड़ी बोली का विस्तार से समर्थन किया है, खड़ी बोली के बारे में बताया है। यहां पर इनकी जो कविता है वे आंखें जो कविता है वह पंत की प्रगतिशील दौर की कविता है। पंत की प्रगतिशील दौर की इस कविता वे आंखें, इसके अंदर इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। विकास की विरोधाभासी, अरे विकास के विरोध में जो अड़चने आ रही है, विकास के अंदर जो अड़चने आ रही है उसकी विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। यानी कि कवि को
कवि का जो मन है, कवि का जो दिल है, उसको आहत कर रहा है क्या? कौन चीज आहत कर रही है? कौन चीज उसे धक्का पहुंचा रही है? किस चीज से कवि को दुख हो रहा है? कवि को दुख हो रहा है किसान की दयनीय स्थिति से। किसान की दयनीय स्थिति से कवि को दुख हो रहा है। और ये बात है 1936 के आसपास की, और आज 2020 चल रहा है, फिर भी किसान की स्थिति वैसी की वैसी दयनीय है। किसान की स्थिति पहले के जैसी है, दयनीय। युग युग से शोषण के शिकार, युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है कि किसान का हमेशा से ही शोषण होता है, और आज भी हो रहा है। कवि को इस बात का बहुत गहरा दुख हो रहा है कि किसान है जो शोषण है, जिसका शोषण हो रहा है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। अब कवि आगे क्या कह रहे हैं? कवि आगे कह रहे हैं कि बड़े दुख की बात है, और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि भारत, स्वाधीन भारत यानी स्वतंत्र भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर, किसानों के नाम पर राजनीति कर केंद्र के अंदर रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किए गए। कुछ भी उनके बारे में नहीं किया गया है। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसान के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। अब जो सुमित्रा नंदन पंत की है ये कविता, वे आंखें जो कविता है, प्रगतिशील दौर की कविता है ये वे आंखें, और इसके अंदर किसान की दयनीय स्थिति के बारे में वर्णन किया है सुमित्रा नंदन पंत ने। और इसमें पंत कह रहे हैं कि दुष्चक्र के अंदर फंसे किसान के व्यक्तिगत और पारिवारिक जो दुख हैं, दुष्चक्र के अंदर फंसे किसान के व्यक्तिगत और पारिवारिक जो दुख हैं वह क्या है? इस कविता के अंदर उन दुखों की एक परत के बाद दूसरी परत खोलते हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। उनकी जो ये कविता है वो एक के बाद एक परतें खोल रही है, किसान के दुखों की एक के बाद एक परतें खोल रही है, और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। वे आंखें कविता। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज संसार कगार दृश्य सदृश भय किसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके तृण तृण से आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो मारा गया, जो गया जवानी में ही मारा। वे आंखें, इसमें कवि भारतीय किसान की दयनीय दशा का चित्रण कर रहे हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार यानी अंधेरा, गुहा यानी गुफा, अंधेरी गुफा, सरीखी यानी समान। सरीखी का अर्थ होता है समान। भरा दूर तक उसमें दारुण, दारुण यानी घोर, निर्दय, कठोर। दैन्य दुख यानी दैन्य दुख का नीरव रोदन, नीरव यानी मौन। नीरव का अर्थ होता है शब्द रहित, बिना शब्द के मौन। वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाधीन यानी स्वतंत्र, अभिमान यानी गर्व। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान, अभिमान यानी गर्व भरा आंखों में इसका, कि उसकी आंखों में हमेशा से ही गर्व भरा रहता है। छोड़ उसे मंझधार, मंझधार यानी बीच में, मंझधार यानी समस्याओं के बीच में। संसार कगार, कगार का अर्थ होता है किनारा। कगार का क्या अर्थ होता है? कगार का अर्थ होता है किनारा। सदृश भय किसका? सदृश यानी समान। सदृश का अर्थ होता है समान। किसका यानी दूर हट गया। दैन्य दुख का नीरव रोदन, भरा दूर तक उसमें दारुण, दारुण यानी निर्दय, कठोर। दैन्य यानी दीनता, दुख यानी दुख का नीरव, नीरव यानी मौन, शब्द रहित, बिना शब्द के। रोदन यानी
रोना। वह स्वाधीन किसान रहा, स्वाधीन यानी स्वतंत्र किसान रहा, अभिमान यानी गर्व भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज, मंझधार यानी समस्याओं के बीच में, संसार कगार, कगार यानी किनारा, सदृश यानी समान, बह किसका, यानी जिस प्रकार कोई चीज से आदमी किनारा कर लेता है, उसी प्रकार ये संसार है, ये भी किसान से क्या कर रहा है, किनारा कर रहा है। इसका क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या है कि कवि कहता है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कवि सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि भारतीय जो किसान है, जो भारतीय किसान है, शोषित किसान है, उसकी आंखें गुफा के अंधेरे के समान, कि किसान की उस गुफा के अंधेरे के समान आंखों से क्या लगता है, डर लगता है, जिससे मन में क्या है कि एक भय उत्पन्न होता है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। कवि सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि जो भारतीय शोषित किसान है, उसकी आंखें अंधेरी गुफा के समान है। उस शोषित किसान की आंखें किसके समान है? अंधेरी गुफा के समान। और उस अंधेरे से, उस गड्ढों में धसी हुई आंखों से, उस अंधेरे गड्ढों में धसी हुई आंखों से क्या है, मन में एक अलग प्रकार का भय उत्पन्न होता है, अलग प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उसमें दूर तक, भरा दूर तक उनमें दारुण, कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनमें दूर तक घोर कष्ट भरा हुआ है, दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता, कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, नीरव यानी मौन। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जो किसान की जो आंखें हैं, गड्ढों में धसी हुई आंखें, वो किसके समान लग रही हैं? वो लग रही है अंधेरी गुफा के समान, अंधेरी गुफा के समान किसान की आंखें गड्ढों के अंदर धसी हुई हैं। और उन आंखों से कवि को क्या लगता है? एक डर सा कवि के अंदर बैठ गया है, कवि के मन के अंदर एक डर सा लग रहा है और एक अज्ञात भय उत्पन्न हो रहा है कवि के मन में। भरा दूर तक जिनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। और कवि कह रहे हैं कि उन आंखों के अंदर दूर तक, उन आंखों के अंदर दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता का जो दुख है, दयनीयता जो दुख है, उसका नीरव यानी मौन रुदन भरा हुआ है। उसकी आंखें भयानक गरीबी का दुख व्याप्त कर रही है। उसकी आंखें क्या कर रही हैं? भयानक गरीबी का दुख, भयानक गरीबी का दुख व्याप्त कर रही हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज, संसार कगार सदृश भय किसका। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि किसान का जो पीछे का अतीत यानी पीछे का जो था, वह क्या था? अच्छा था। और वह हमेशा से क्या रहा है? स्वतंत्र रहा है, स्वाधीन रहा है। और वह हमेशा से स्वतंत्र और स्वाधीन रहा है, अभिमान भरा आंखों में इसका। और जो आंखें हैं, जो उसकी आंखें हैं, उसके अंदर गर्व भरा हुआ है। किसान की जो आंखें थी, उसके अंदर गर्व भरा था, स्वाभिमान झलकता था। छोड़ उसे मंझधार आज, लेकिन आज वह अकेला पड़ गए। अकेला क्यों पड़ गए? क्योंकि सभी उससे किनारा कर रहे हैं, उसे समस्याओं के बीच में छोड़ रहे हैं, परंतु वह आज अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे क्या है? दूर होता चला जा रहा है। जो संसार है उसे बीच में छोड़, समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह दूर बह निकला है। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य किसान की, भारतीय किसान की दयनीय दशा का कवि ने चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत कि जो भारतीय किसान था, भारतीय जो शोषित किसान है, उसकी आंखें अंदर धस गई है, गड्ढों के अंदर धस गई है। आंखें अंदर धस गई तो ऐसा लग रहा है मानो गड्ढों के अंदर धस गई है, कि उसकी आंखें अंदर धस गई है।
किसके समान, अंधेरी गुफा के समान उसकी आंखें अंदर धस गई है। और इन अंदर धसी हुई आंखों से कवि के मन में एक अज्ञात भय सा पैदा होता है। कवि के मन में एक अज्ञात भय उत्पन्न होता है, भय सा पैदा होता है। भरा दूर तक उनमें दारुण देने दुख का नीरव रोदन। कवि कह रहे हैं कि उन आंखों में दूर तक दीनता, यानी दूर तक दीनता और का जो मौन रुदन है वो भरा हुआ है। जो भारतीय किसान था उसका अतीत कैसा है? उसका अतीत अच्छा है, अच्छा था, और वह हमेशा ही से ही क्या रहा है? हमेशा से वह स्वाधीन रहे। स्वाधीन यानी उसके पास अपने खुद के खेत थे। किसान का स्वतंत्र रहने का मतलब उसके पास अपने खेत होना। जब उसके पास अपने खुद के खेत होंगे तभी तो वह स्वतंत्र होगा। किसान के पास उसकी क्या संपत्ति है? किसान के पास उसकी संपत्ति उसके खेत हैं, और वह खेत उसके पास थे। उस समय तक वह क्या था? उस समय तक वह स्वतंत्र था। भरा अभिमान भरा आंखों में इसका, और इस चीज का अभिमान, गर्व, इस चीज का गर्व उसकी आंखों में भरा हुआ है कि वह स्वतंत्र है। छोड़ उसे मझधार आज, लेकिन आज जो संसार है उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की ओर बह निकला है। कि जो संसार है उसे समस्याओं के बीच में, मझधार यानी समस्याओं के बीच में छोड़कर, कगार यानी किनारे के समान बह किसका है? यानी किनारे के समान खिसक गया है। कोई चीज से जब आदमी दूर हटता है तो उसे कहते हैं किनारा करना। और यह संसार किसान की समस्याओं से क्या हट रहा है? दूर हट रहा है, और उसे इस मझधार के बीच में छोड़ रहा है। लहराते हुए खेत दीर्घों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से आंखों में ही घूमा करता है। वह उसकी आंखों का तारा कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। लहराते खेत दीर्घों में, दीर्घ यानी आंखों में। दीर्घ का क्या अर्थ होता है? दीर्घ का अर्थ होता है आंखों में। लहराते यानी लहराना, झूमना। हुआ बेदखल, बेदखल यानी अधिकार से वंचित करना, अधिकारों से वंचित करना। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण, तृण तृण यानी तिनका तिनका। तृण का अर्थ होता है तिनका, तृण तृण यानी तिनका तिनका। आंखों में ही घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी उसका सबसे प्यारा, आंख का तारा होना। एक मुहावरा है आंख का तारा होना, यानी सबसे प्रिय होना। और आदमी का सबसे प्रिय क्या होता है? आदमी का सबसे प्रिय होता है उसका पुत्र। आदमी का सबसे प्यारा क्या होता है? आदमी का सबसे प्यारा होता है उसका पुत्र। अरे एक मुहावरा है आंख का तारा, आंख का तारा होना यानी सबसे प्रिय होना। और सबसे प्रिय कौन होता है? सबसे प्रिय होता है उस आदमी का पुत्र। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन यानी, कारकुन किसे कहते हैं? कारकुन कहते हैं जमींदार के आदमी, जमींदार के आदमी। जमींदार के आदमी क्या कहलाते हैं? जमींदार के आदमी कहलाते हैं कारकुन। कारकुन का अर्थ होता है जमींदार के कारुंदे, कारुंदे यानी जमींदार के आदमी जिनके पास दो चार आदमी होते हैं, वे लाठियां लिए रहते हैं और जमींदार जो कुछ कहता है वह करते हैं, उसे कहते हैं कारुंदे यानी जमींदार के आदमी। अब कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल, हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। अब कवि आगे क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि किसान को किसकी याद आ रही है? किसान को अपने अतीत की यानी बीते हुए दिनों की याद आ रही है। किसान को अपने बीते हुए दिनों की याद आ रही है। लहराते थे खेत दृगों में, किसान को उसके बीते हुए दिनों की याद आ रही है कि उसकी आंखों के समक्ष उसके खेत जो अब जमींदार ने हड़प लिए हैं, उसकी आंखों के सामने वे खेत उसके घूम रहे हैं। उसे उन खेतों की याद आ रही है कि लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि उसके वे खेत, किसान के वे खेत उसकी आंखों के सामने घूम रहे हैं
जिन खेतों से जमींदार ने उसे अब बेदखल कर दिया है, कि हुआ बेदखल वह अब जिनसे, कि उन खेतों से जिनसे वह अब बेदखल हो गए, वे खेत जो जमींदार ने हड़प लिए, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण से। और कवि कह रहा है कि किसान के जीवन की जो हरियाली थी वह क्या थी, लहराती थी। किसान के जीवन की जो हरियाली थी वह कि जिन खेतों की हरियाली उसके जीवन को लहराती थी और उसके जीवन को सुखमय बनाती थी। जिन हरियाली जिनके तृण तृण से, यानी उस खेत के तिनके तिनके की जो हरियाली लहराती थी वह उसके जीवन को एक तृप्त बनाती थी। क्या बनाती थी? तृप्त बनाती थी, सुखमय बनाती थी। लेकिन आज वह सब कुछ खत्म हो गया है। क्यों हो गए? क्योंकि जमींदार ने उसकी जमीन, उसके खेत हड़प लिए, इसलिए वह सब कुछ खत्म हो गया है। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, और आंखों में ही घूमा करता यानी आंखों के सामने ही हमेशा वह किसान है जो उसकी आंखों के सामने ही हमेशा उसका जो प्यारा पुत्र है वह घूमा करता था। वह उसकी आंखों का तारा, यानी उसकी आंखों का तारा सबसे प्यारा उसका पुत्र उसकी आंखों के सामने ही घूमा करता है। क्यों घूमा करता है? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जो कारकुन है यानी जो जमींदार के आदमी, जमींदार के कारिंदे हैं, उन्होंने अपनी लाठियों से पीट पीट कर उसे भरी जवानी में ही मार दिया। किसे मार दिया? किसान के बेटे को मार दिया। किसान के बेटे को उस भरी जवानी में ही मार दिया, क्योंकि उसने उनका विरोध किया था। किनका? जमींदार का विरोध किया, इसलिए जमींदार के आदमियों ने उसे भरी जवानी में ही अपनी लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। इस पूरे का एक साथ लहराते वे खेत दरिगों में हुआ बेदखल, अब वह जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कवि पंत कह रहे हैं कि किसान जो स्वाधीन किसान था उसकी आंखों के सामने उसके लहराते खेत आ रहे हैं। उसे बीते पल की याद आ रही है कि उसके जो लहराते खेत थे वह उसकी आंखों के सामने आ रहे हैं। उसे याद आ रही है जो खेत है अब वह उनसे बेदखल हो गया है। किसान ने उसकी जमीन को हड़प लिया है और उस खेत की हरियाली से उसका जीवन क्या है? सुखमय होता था। क्योंकि जिसके तिनके तिनके से क्या है? एक हंसी खुशी झलकती थी। उसकी हरियाली से, तिनके तिनके की हरियाली से एक जो खुशी झलकती थी वह अब नहीं झलकती है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। अब कवि आगे कह रहे हैं कि किसान की आंखों में उसका जो प्रिय बेटा था वह उसकी आंखों में अब घूम रहा है। उसका जो प्रिय बेटा था वह उसकी आंखों के सामने अब घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि भरी जवानी में ही जमींदार के आदमियों ने लाठियों से पीट पीट कर उसे मार दिया था। वह जवानी में ही मारा गया तो उसका जो मरा हुआ बेटा है वह उसकी आंखों के सामने आ रहा है, बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा है। ओके, थैंक यू। आपको सुमित्रानंदन पंत को एक बार फिर से पढ़ना है। इनका जो कवि परिचय है ये पढ़ना है, और वे आके जो इनकी कविता है वो प्रगतिशील दौर की कविता है, और इसमें भारतीय किसान की दयनीयता का चित्रण किया गया है। भारतीय किसान की दयनीयता का चित्रण किया गया है। उसकी दशा बताई गई है कि भारतीय किसान की दशा कैसी है, इसके बारे में बताया गया है। आपको एक बार आप इसे अवश्य पढ़ें। ठीक है, ओके, थैंक यू।